हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जेनेसिस बैच मतलब कि क्लास 11th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो स्टार्ट करेंगे IUPAC। देखिए जो चैप्टर है आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हम अपना बिल्कुल ही NCERT बेस्ड करने वाले हैं। अब इस NCERT बेस्ड में जो हमारा ये वाला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, इसको मैंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ठीक, पहला पार्ट है IUPAC, फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको क्या GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, यहाँ आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। ठीक है, ये आपका CBSE जो बोर्ड है और कोई भी बोर्ड है उससे मतलब आप है तो आप इसके लिए वीडियो है। नीट, JEE, CUET या CET एंट्रेंस एग्जाम जो कि अभी हरियाणा में होने वाला है, अगर उससे भी रिलेटेड तो आपका जल्द से जल्द कवर इसमें हो जाएगा, सब कुछ अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम मेनली थ्योरी करने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जैसे जो चीज़ ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर को, IUPAC। सबसे पहले देखते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी, वो उसके अंदर क्या एनिमल, एक मिनट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडीज, प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडीज। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ, जिसके अंदर हम प्लांट की प्रोडक्ट की स्टडी और एनिमल बॉडीज की स्टडी, मतलब प्लांट का प्रोडक्ट जैसे हाइड्रोजन हो गया है, हीलियम हो गया, ये सब प्लांट के क्या है प्रोडक्ट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में जो जो कंपाउंड होते हैं, मीथेन गैस, ये सब कंपाउंड हो गए ना प्लांट के, इसलिए इसको हमने प्लांट कंपाउंड बोला। एनिमल बॉडीज के अंदर जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक, कार्बन की स्टडी होती है टोटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना बच्चों हम ना 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर हम लिविंग सोर्स से जिसकी स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है लिविंग सोर्स से जो कंपाउंड लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलते हैं। और जो हमको नॉन लिविंग थिंग से जो कंपाउंड मिल जाते हैं, नॉन लिविंग सोर्स से जो कंपाउंड हमको ऑब्टेन्ड हो जाते हैं उनको बोला जाता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बच्चों को ना बहुत डिफरेंस आता है, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वर्ड होता है बच्चों कैटिनेशन। क्या? कैटिनेशन। कैटिनेशन एक यूनिक टाइप की प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि सेल्फ लिंकिंग, एक दूसरे को जोड़ने, खुद को खुद ही से जोड़ने की एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि कार्बन अपने आप को ही दूसरे कार्बन से जोड़ लेता है, तो ये एक लंबी चैन बनाना कार्बन की कैटिनेशन है। इसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। ओके, इसके अंदर एक टर्म होती है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बताइए, आपने क्लास 10th में 4th चैप्टर में पढ़ा होगा। जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मिले होते हैं उसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। जैसे कि CH2, ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। ये कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड मिलकर बने होते हैं उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम जैसे कि होता है, कई बार पूछ लिया जाता है हमसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, ये बताना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक, आर द क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द हाइड्रोकार्बन, मतलब ये हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसके क्या होते हैं डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब इसी से कुछ बदल दिया, मतलब जैसे कि आप कहते हैं ना CH2 में आपने 10th में पढ़ा होगा, इससे OH कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, डेरिवेटिव हो गया। एंड देयर डेरिवेटिव, इसको मैं साफ कर लेता हूं, एंड देयर डेरिवेटिव एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ द कंपाउंड, इन्हीं जिसको मतलब इस पूरे को स्टडी करना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहलाती है। ठीक है, इसी को अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, जो आज ये मार्कर है ये भी किससे बना है, ये भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है। जैसे कि आप के बात जब आप करते हैं तो आप जो शैम्पू यूज करते हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जैसे परफ्यूम हो गया, पाउडर हो गया, लिपस्टिक हो गया, ड्रग्स हो गए, डिफरेंट डाइज होती हैं और डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, वो सब क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारे ये डेली लाइफ के जीवन में यूज आती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक। ठीक, ये बात क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है। सबसे पहला हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो स्टेट चेन अरेंजमेंट में होती है। जैसे कि ये कार्बन हो गया, ये कार्बन की चेन हो गई, फिर उसमें ऐसे नीचे इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं। ये मेरी कौन सी हो गई, स्ट्रेट चेन अरेंजमेंट, एक तो ये होती है। ठीक है, और दूसरी हमारी होती है ब्रांच्ड चेन अरेंजमेंट, दूसरी होती है ब्रांच्ड चेन अरेंजमेंट। जैसे कि ये यहाँ पे कार्बन आएगा। ठीक, इसको बोल दिया हमने ब्रांच्ड चेन अरेंजमेंट, एक और ऊपर कार्बन लगा, इसको बोल दिया अपन ने ब्रांच चेन कार्बन। और इसको भी आगे फर्दर ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा ना, इस तरीके से हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पे, तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है ब्रांच्ड चेन अरेंजमेंट। एक तीसरी अरेंजमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट साइजेस की रिंग्स बना दी जाती है। जैसे कि मान लो मैं इसको रेड से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरीके से ये मेरी रिंग रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक, या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, ये मेरी एक रिंग में फॉर्म हो गई ना ये, तो इसको मैंने बोल दिया रिंग रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी ऐसे ही कार्बन लगेंगे, यहाँ पे कार्बन के नीचे यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा ऐसे। ठीक, ये इसी तरीके से, तो इसको बोला जाता है बच्चों रिंग वाली रिप्रेजेंटेशन, इसको ब्रांच्ड चेन रिप्रेजेंटेशन, इसको स्ट्रेट चेन रिप्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन इसकी समझ में आई होगी। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी, उसके अंदर मेनली हम कार्बन की ही बात करते हैं, कार्बन की ही बात करते हैं। ये कार्बन जो है ना भैया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा होता है, आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। जो कार्बन है, अब इस कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो बच्चों 4 होती है। ठीक है, 4 होती है, मतलब कि ये जो कार्बन है ना, ये अपने साथ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता। ये अपने ऑक्टेट रूल को ही फॉलो कर सकता है। आई होप आप लोगों को पता होगा ऑक्टेट रूल क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये इसको बोला जाए ना टेट्रावैलेंसी, ये रूल है कि मतलब ये जो कार्बन है ये 4 ही बॉन्ड बना सकता है। एक और है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये जो हमारी बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है, इसके अंदर हम अपनी ये, जैसे कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक, ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। अब मैं यहाँ पे एक तो ये तरीका है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये तरीका है। ठीक, अब इसको मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करूंगा इसको। अब जैसे मैंने ये एक सिंगल लाइन नोटेशन दी, ठीक, तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होगा ये कार्बन का है। ठीक, ये इससे अटैच्ड है। अब
ये एक, इस तरीके से इसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। ठीक, तो इसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर किसी कार्बन में एक कार्बन है तो उसको बोला जाता है मिथ। ये बहुत बेसिक चीज है, जब भी मैं कह रहा हूँ मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर 2 कार्बन आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है इथ, 3 कार्बन आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है प्रोप, 4 कार्बन आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है ब्यूट, 5 कार्बन आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है पेंट, 6 कार्बन आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है हेक्स, 7 कार्बन आ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? सेप्ट नहीं, हेप्ट। ठीक, 8 कार्बन आ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्ट, 9 कार्बन आ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन। ठीक, और 10 कार्बन आ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? डेक। ठीक, इस तरीके से आप इस 10 कार्बन ये तो आपको याद होने चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोला जाता है एल्केन। ठीक है, अगर इन्हीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया उसको बोला जाएगा एल्कीन। अगर इन्हीं कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आ गए बीच में तो उसको बोला जाएगा बच्चों क्या? एल्काइन। ठीक, ये बात क्लियर होगी मेरे हिसाब से आप सब लोगों को। जैसे कि अब मैं इस स्ट्रक्चर लिखता हूं, CH3 CH2 CH3। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, तो क्या लगेगा? प्रोप। ये आई होप 10th में आप लोगों ने सीखा होगा। प्रोप, अब सिंगल बॉन्ड है इसलिए आ जाएगा एन, प्रोपेन। ठीक, क्लियर? यही इस तरीके से होता 1 2 3। ठीक, मतलब यहाँ CH3 CH2 और CH3, तो इसका आंसर क्या होता? यही होता, प्रोपेन। ठीक, क्लियर? अब जैसे कि आप मेरे को ये बताना, कमेंट में बताना ये इसका क्या नाम होगा? CH3 CH2 CH2 CH3। ये आई होप विजिबल होगा। ये CH3 CH2 CH2 CH3, इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताना। देखिए, जब हम नेमिंग करते हैं ना तो क्या होता है कि हम सबसे पहले लगाते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो, उसका नाम लिखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जो होता है, मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ। ठीक, जैसे कि वो हो गया अपना मिथ, इथ, वो सब लगाते हैं। फिर उसके बाद हम अपना सफिक्स जोड़ते हैं कि हमारे पास मतलब बॉन्ड कौन सा है, हम ये चेक करते हैं कि बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड कौन सा है। जो बॉन्ड होता है अगर सिंगल तो एल्केन, ठीक, एन आ जाता है, डबल बॉन्ड तो ईन आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन आ जाता है। इसको जोड़ देते हैं तब हमारा वो बन जाता है आंसर। जैसे कि मीथेन हो गया या इथीन हो गया, उस तरीके से। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। अब जैसे ये हो गया, ये स्ट्रक्चर आ गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसकी कंडीशन क्या है? ये साइकिल में है ना, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। सबसे पहले क्या आएगा? साइक्लो। कितने कार्बन है? 1 2 3, साइक्लो प्रोपेन। सिंगल कार्बन है मतलब सिंगल बॉन्ड है इसलिए, तो साइक्लो प्रोपेन। अब जैसे ये अपना आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर बन के आ गया ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कितने कार्बन हो गए? देखिए काउंट कीजिए कितने कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। तो इसका मैं क्या बना दूंगा? बताइए क्या बन जाएगा? पेंटेन। क्या सही है ये? रॉन्ग, गलत है। इसका होगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, क्लियर? यस, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब क्वेश्चन आ गया कि इसको आप स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? इसका C पहले लिख लेंगे, जितने भी कार्बन है हमारे पास 5 कार्बन लिख लिए। अब H, 3 H लगाए हुए हैं तो H लिखेंगे सबसे पहले, इसमें 2 H इस वाले में। ठीक, अब इसमें O है, इसमें क्या है? O। तो जब ये इस तरीके का O आता है तो मतलब कि ऊपर डबल बॉन्ड में होता है, ये आप याद रखना। ठीक, फिर ऐसे H, इस तरीके से H, इस तरीके से H, इस तरीके से H, इस तरीके से H। ठीक, अब इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है B, जो कि आपकी प्रॉब्लम
जो एनसीईआरटी है ना आपकी, एनसीईआरटी बुक होगी आपकी, उसमें प्रॉब्लम दी हुई है 12.4, या मतलब वो तो ओल्ड बुक है मेरे पास, इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली जो प्रॉब्लम, ये करना। ठीक, अगर कोई डाउट हो इनमें तो मेरे को कमेंट में करना, मैं अगले लेक्चर में आपको इसका बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको हम कैसे बताएंगे? जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारी 3 टाइप की होती है। जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें हम देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा sp,d,f, ये हमारे 4 ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, आपने 10th क्लास में ये तो पढ़ा होगा, k शेल, l शेल, m शेल, k एलिमेंट, ये पढ़ा होगा ना। बस इन्हीं के अंदर s होता है, s ऑर्बिट होता है, p ऑर्बिट होता है। ठीक ठीक, इन्हीं के अंदर ही होता है ऑर्बिटल, इनको बोला जाता है spdf ऑर्बिटल, ये याद कर लो। ठीक, ये बात क्लियर ना? ये बात बाकी आपको ना वो जो चैप्टर होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगी। ठीक, मैं आपको इसमें बताऊंगा हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। चींटी ना बहुत परेशान कर रही है यहाँ पे। अच्छा देखिए, जैसे कि मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है CH3, मान लो यही स्ट्रक्चर है। अब मेरे को इसमें हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की निकालनी है, तो इसके साथ एक सेकेंड, चलो छोड़ो, ये आपको ना कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको ना मैं एक और आसान तरीके से समझाता हूँ। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे पता लगेगा? ये सिग्मा बॉन्ड है। अभी कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब कि पाई बॉन्ड। ये बात तो क्लियर होगी मेरे साथ। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3, CH2, CH3। अब इसके अंदर जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये बात क्लियर आपको? अब इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड, जितने, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपसे सिग्मा बॉन्ड पूछा है तो यहाँ पे कितने होंगे? ये 2 कार्बन, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों के बीच एक, तो कितने हो गए? 2। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड पूछा है तो 3 तो इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 5 और 3 8 हो गए। अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं तो कितने हो जाएंगे? 10। ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब जैसे कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? कार्बन कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड, इसमें मैं एक काउंट करूंगा, इस वाले बॉन्ड को मैं सिग्मा बॉन्ड भी काउंट करूंगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड ये होगा, और ये जो क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड कितना है इसमें? एक। ठीक, अगर मेरे पास ये रिंग आ गई, मान लो ये रिंग आ गई और इसके अंदर ये है, तो इसके अंदर में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? कार्बन कार्बन के बीच में, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 6, तो ये हो गए 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6। पाई बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3। पहले तो आप यही सीख लो, आपको ये आ गया होगा कि कैसे हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल और करवा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आप बताओ मुझे कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, ये बताने हैं। इस वाले एग्जांपल को चलो आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, ये है होमवर्क, इसका होमवर्क करके आना। ठीक, ये वाला करवाता हूँ मैं। कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड 0, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर पूछूं पाई बॉन्ड कितने हैं? 0। अगर मैं इसमें पूछूं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो 1 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसमें पूछूं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड 3। ठीक है, ये बात क्लियर। अगर मैं इसमें पूछूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच में 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कार्बन कार्बन के बीच में मुझे सिग्मा बॉन्ड निकालना है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 2, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? बताओ कितने हो गए? 2, एक ये हो गया, 2 दूसरा ये हो गया। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में
2 हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 2, ये कार्बन कार्बन के बीच में, ये नाइट्रोजन है, 3 नहीं काउंट करेंगे, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बताओ, तो एक ये हो गया, ये कार्बन कार्बन के बीच में नहीं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है। तो मैंने पूछा कार्बन कार्बन में है, तो कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1, ठीक। इस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड बताओ कितने हैं, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ से काउंट किया जाएगा, ठीक, एक पाई बॉन्ड, और दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ से काउंट किया जाएगा। मतलब इसके अंदर पाई बॉन्ड जो हैं वो कितने हैं, 2 हैं। कितने पाई बॉन्ड है बच्चों, इसके अंदर कितने हैं पाई बॉन्ड बताओ, 2 हैं। और सिग्मा बॉन्ड 1, 2 काउंट करेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। क्लियर। अब मैं आपको होमवर्क में ये देता हूँ, आपकी होमवर्क में देता हूँ, आप ये करके जरूर आना। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के अंदर है, आपको ये करके आने हैं, ठीक है। अब देखिए अगर सिग्मा बॉन्ड 4 हैं, अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड 4 हैं तो वो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि एग्जांपल CH4, इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं, 4। टोटल सिग्मा बॉन्ड की यहाँ बात हो रही है, कितने हैं, 4। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में नहीं, यहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है। इस कंपाउंड के अंदर इस कार्बन पे कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। अब CH2 है, अब जिसके अंदर सिग्मा की काउंटिंग अगर 3 आ जाए तो उसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज। या बस यह p के ऊपर से 1 हटा देना, अगर 4 आ जाए तो 3 आ जाए तो 2, अगर सिग्मा बॉन्ड 2 आ जाए तो क्या होगा, sp। ये 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब इसके अंदर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। आओ अब इन्हें सॉल्व करते हैं। CH3Cl, अब देखो ना, इसके अंदर हमको क्या करना है कि इसके अंदर हमको हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, ठीक। इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग है वो कितनी है, 4। तो ये कौन सी हाइब्रिडेशन हो जाएगी, sp3। इस कार्बन पे अगर हम देखें तो इस कार्बन पे कितनी होगी बताइए, काउंट कीजिए। CH3 CH2 CH3 जो कंपाउंड है हमारा, इसके अंदर जो हमारी है वो कितनी होगी, 3 इसके ही हो गई, 1 इसके साथ अटैच है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज। ये वाला कार्बन देखा जाए तो 2 ये, 3 और 1 4, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। इसके साथ देखा जाए तो 1 इसके साथ, 3 इसकी खुद की, ये भी sp3, तीनों क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इस कार्बन की देखो, यहाँ पे आप फंसोगे, HC, ये इसको आप क्या लिखोगे वैसे, COHNH2, ये लिख सकते हैं ना। अब इसके अंदर देखो, आपसे पूछा क्या, आपको इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। किसकी पूछी है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या आएगी, sp2 आएगी, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 ही है। कैसे, 1 2 और ये वाला 3, ठीक। क्लियर। यहाँ पे ऐसा ना कि आप इसको ना लो, कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब पूछी गई है सभी कार्बनों के बीच में। अब आपके पास एक होमवर्क देता हूँ मैं। होमवर्क क्या है, होमवर्क में क्या है, CH3 नहीं, ये गलत हो जाएगा, रुको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये ठीक है, 2। इसकी आप मेरे को हर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बताइएगा, हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं बच्चों। कौन कौन से 2 टाइप के, एक तो होता है असाइक्लिक, एक होता है साइक्लिक। असाइक्लिक मतलब कि जो ओपन चेन में अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं,
ठीक है। एक होता है साइक्लिक जो इस फॉर्म में होता है, ठीक। एरोमेटिक भी जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो क्लोज चेन बनाता है, रिंग चेन बनाता है। अब इस साइक्लिक के अंदर हमारे दो टाइप आते हैं जिसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। अब इस एलिसाइक्लिक के अंदर भी दो टाइप आते हैं। कौन कौन से? एक आता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और एक आता है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। कंपाउंड आगे जोड़ लेना। एरोमेटिक में भी दो टाइप आते हैं, एक होता है बेंजोनॉइड, बेंजोनॉइड, और एक होता है नॉन बेंजोनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड। अब हम एक एक करके फटाफट सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं असाइक्लिक। असाइक्लिक जो अभी तक आप देखते आ रहे थे, जिसको CH3, CH2, CH3, ये वाले हमारे असाइक्लिक हो गए, ठीक। अब बढ़ते हैं साइक्लिक की तरफ। साइक्लिक के अंदर हमने पहला देखा था एलिसाइक्लिक, ठीक। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक पढ़ा था ना, याद करो, अभी तो पढ़ा है। एलिसाइक्लिक के भी अंदर हमने, एलिसाइक्लिक के अंदर हमने पढ़े थे दो टाइप, होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक के अंदर क्या होता है? होमोसाइक्लिक का एग्जांपल जैसे कि ये हो गया, मतलब होमो सेम, सेम है ना, देखो कार्बन है हर जगह और कोई कंपाउंड बीच में ऐड नहीं, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, होमोसाइक्लिक, इस कंडीशन को बोला जाता है एलिसाइक्लिक के अंदर। अब दूसरी होती है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, जैसे कि बीच में ऐसे करके यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कार्बन रहा, यहाँ पे कार्बन रहा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, पर यहाँ ऑक्सीजन आ गया, इसलिए इसको बोला गया हेट्रो, मतलब डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, ठीक। ये बात क्लियर। एलिसाइक्लिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड पर। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर वो कंपाउंड होते हैं जो बेंजेनॉइड, इसके अंदर बेंजोनॉइड सबसे पहला पार्ट, बेंजेनॉइड कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन हो, जैसे कि ये मेरा क्या है, बेंजेनॉइड। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, जैसे कि ये मतलब ये ऐसी रिंग जरूर होनी चाहिए, अगर ये वाली रिंग है मतलब बेंजेनॉइड, इसके ऊपर मैंने कुछ भी लगा दिया NH2, तो ये मेरा बेंजेनॉइड हो गया, बेंजेनॉइड कंपाउंड हो गया। अब नॉन बेंजेनॉइड के अंदर क्या होता है? नॉन बेंजेनॉइड के अंदर ये वाली बेंजीन रिंग नहीं होती, जैसे कि ये हो गया, इसके अंदर दो ही ये हैं, ठीक। ये हो गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों? इसको हमने बोल दिया नॉन बेंजेनॉइड। क्लियर? ये बात क्लियर, मतलब और इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता, इसको बोल दिया नॉन बेंजेनॉइड। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड का नाम होता है फ्यूरेन। ये कौन से कंपाउंड है बच्चों? यही वो नॉन बेंजेनॉइड है, ठीक। इसका नाम होता है थायोफिन। ये काफ़ी बार आपकी ऑर्गेनिक के अंदर यूज होता है, तो आप याद रखिएगा। इसका होता है बच्चों पिरिडीन, ये आपकी बायोलॉजी में भी यूज होता है इसका बात, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप का। अब आपको पता है फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है, एक ग्रुप होता है जो कि आपकी कार्बन चेन के साथ ज्वाइंट होता है, ठीक है, जो कि कार्बन का जो कंपाउंड होता है, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी उसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है, फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम होता है फंक्शनल ग्रुप, जिस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है। जैसे कि अपने जो पॉपुलर फंक्शनल ग्रुप है OH, ये अपना एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, जिसको अपन हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक। अल्कोहल से रिप्रेजेंट भी करता है ये कई बार, ठीक है। अब जैसे कि CHO, ये हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप हो गया, एल्डो ग्रुप बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक। एक हो गया जैसे COOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये हमारे क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप हैं। आगे आप और भी देखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPSC, वेरी फेवरेट सब्जेक्ट। IUPSC
हमको आईयूपीएससी की नीड क्यों पड़ी और आईयूपीएससी जो आईयूपीएससी है वो है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम मिलियंस ऑफ कंपाउंड को डील करते हैं, बट उनकी जो नेमिंग होती है वो एक सिस्टमेटिकली किसने डिसाइड करी, वो आईयूपीएससी ने डिसाइड करी। पता जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने ना तो क्या हुआ, अलग अलग जगह इन्हीं कंपाउंड जैसे CH4 है, इस कंपाउंड को मीथेन अपा बोलते हैं, ये किसने दिया, आईयूपीएससी ने दिया। अब इस मीथेन को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। जैसे कि मान लो किसी का नाम ईशांत है, अब उसको कोई छोटू बुला रहा है, कोई काला बुला रहा है, कोई रामफल बुला रहा है, मतलब अलग अलग उसके नाम रख दिए जाते हैं। तो उससे मतलब अगर इस स्टेट वाला बंदा मतलब हरियाणा में जो स्टेट रह रहा है वो इसको मान लो क्या बोलता है, कोका बोलता है। मान लो एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी के तरीके समझा रहा हूँ, हरियाणा में इस कंपाउंड को वो कोका बोला जाता है और वहीं उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, कोलो बोला जाता है, कोलो, है ना। अब ये काका, ये हरियाणा का ये जो बंदा है, मानो ये समझो ये रामलाल नाम है इसका, रामलाल, ये रामलाल बंदा यूपी के कलुआ से पूछता है, ठीक है, ये रामलाल हरियाणा का है जो कि इस CH4 मीथेन को क्या काका बोलता है। अब ये जाके, ये रामलाल स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, ये रामलाल कलुआ, देखो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो यूपी में कलुआ, अब ये कलुआ से जाके पूछता है कि आपको काका पता है। अब ये काका नहीं समझ पाया क्योंकि इसके घर में तो CH4 को कोलो बोला जाता है, अगर कोलो ये बोलेंगे तभी इसको समझ में। मतलब हर अलग अलग डिफरेंट सिटी में एक ही नाम अलग अलग तरीके का हो गया। तो इसको कंप्राइज करने के लिए, इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो आईयूपीएससी है उसने एक नाम डिसाइड किया कि इसका नाम सिर्फ और सिर्फ मीथेन होगा, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे उड़ीसा, चाहे कहीं का भी हो, पाकिस्तानी क्यों ना हो, उसका नाम आईयूपीएससी डिसाइड करेगा। ठीक है, ये बात बोली गई। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कि आईयूपीएससी की हमको नीड क्यों पड़ी। ठीक है, अच्छा आईयूपीएससी की बच्चों फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, लिखिए इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको बोला जाता है, ये फुल फॉर्म है इसकी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है फुल फॉर्म ऑफ द आईयूपीएससी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मतलब किस तरीके से हमने चालू किया, स्टार्ट करते हैं। देखिए आईयूपीएससी की नेमिंग मतलब नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए आपको ये समझना होगा। आईयूपीएससी में आप मतलब नेम लिखने के लिए सबसे पहले होता है वर्ड रूट। हम वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट मतलब कि वही जो मैंने आपको बताया था, मिथ, इथ, ये सब मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक, सफिक्स होता है जो बॉन्ड लगा रखा है हमने। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बताइए? प्राइमरी सफिक्स, इसको बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स, इसको बोला जाता है सेकेंडरी सफिक्स, इसको बोला जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स, इसको बोला जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स के अंदर जो बॉन्ड में लगता है, जैसे कि एन हो गया, इन हो गया, आइन हो गया, इतनी बात क्लियर। अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगता है, जैसे कि अपना सेकेंडरी सफिक्स में हो गया जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसके जो हो गए, उसके भी सेकेंडरी सफिक्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप के। जैसे कि OH जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका होता है ओल। ठीक, जो CHO हमने देखा था उसका होता है अल, AL। ठीक, COOH उसका होता है, क्या होता है, ओइक एसिड लिखते हैं। इस तरीके से ये सफिक्स होते हैं। ठीक, प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर हम क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड रूट से पहले आता है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले से उसको फिक्स किया जाता है। प्राइमरी प्रीफिक्स के अंदर जैसे आ गया साइक्लो। ठीक, जैसे कि कोई चेन है साइक्लो, अगर जब साइकिल वाली चेन आएगी ना तभी प्रीफिक्स का यूज होता है। ठीक है, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर क्या यूज होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर कोई जैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
NO नाइट्रोसो, NO2 नाइट्रो, या कोई अल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक, ये सब आ जाता है, तब हम ये यूज करते हैं। अब मैं एक एक करके आपको सब कुछ डिस्कस करता हूँ। देखिए नंबर 1 पॉइंट पे है वर्ड रूट। वर्ड रूट में वही आ गया क्या, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब नंबर 2 पे चलते हैं, डेट इज प्राइमरी सफिक्स। अब जो ये प्राइमरी सफिक्स है, इसके अंदर अगर सिंगल बॉन्ड आया, कार्बन कार्बन या किसी के भी बीच में सिंगल बॉन्ड आया, कार्बन कार्बन के बीच में ही आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन, अगर डबल बॉन्ड है तो लगाएंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, आइन। बस ये 3 बातें याद रखनी है, ठीक है। ये बात आई होप आप सब लोगों को क्लियर होगी। क्लियर, यस। अगर किसी चेन में 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं या सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं, या कुछ जगह सिंगल बॉन्ड कुछ जगह डबल बॉन्ड आते हैं, तब हम क्या करते हैं, डाई, ट्राई और टेट्रा का यूज़ करते हैं। टेट्रा, डाई मतलब जब 2 आ जाए, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब जब 4 आ जाए, ठीक। इससे ज़्यादा वैसे नहीं होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकेंडरी सफिक्स। अब इस सेकेंडरी सफिक्स में क्या आते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ उनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो, और यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स जो यूज होना है, मैं इसको 2 डिग्री को मतलब सेकेंडरी और सफिक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो लिखता हूँ। अब जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा हो गया नंबर 1 पे अल्कोहल, अल्कोहल। अब उसके लिए क्या है, फंक्शनल ग्रुप होता है OH और उसके सेकेंडरी सफिक्स क्या होती है, OH, ठीक। और जो हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड्स, उसके लिए हो गया CHO, फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, और इसमें भी सॉरी यहाँ पे मतलब इसका सफिक्स लगेगा OL, यहाँ पे लगेगा अल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH, इसका लगेगा बच्चों ओइक एसिड। ऐसे ही फटाफट मैं लिख देता हूँ, देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जैसे कि एस्टर हो गया। अब इस एस्टर का क्या है, एस्टर का ये हो गया COOR, इसका मैंने अल्काइल OH लिख दिया। एसिड क्लोराइड आ गया COCl, ऑयल क्लोराइड हो गया, ठीक। एसिड अमाइड हो गया CONH2, इसका अमाइड हो गया। इसी तरीके से इसका आ जाएगा नाइट्राइल, साइनाइड का CN, ठीक, नाइट्राइल, और इसका NH2 का मतलब अमाइन, ठीक। ये आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब जो प्राइमरी प्रीफिक्स है उसके अंदर तो क्या है कि अपना वही साइक्लो लगेगा, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसको देख लेते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, जैसे F आ गया, तो उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, फ्लोरो। कोई भी हेलो एल्केन आ गए, मतलब हेलोजन आ गए, ठीक, हेलोजन आ गए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 हमारे क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं, ठीक, हेलोजन होते हैं। इनके लिए हम क्या लगा देंगे, Cl, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक। ये बात क्लियर है ना ये बात, यस। अब आगे जैसे कि कोई आ गया NO, तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, नाइट्रोसो। अब मेरे पास आ गया कोई NO2, इसके लिए आ जाएगा नाइट्रो। CH3 आ गया, मतलब कोई भी आ गया CH3, CH2, तो ये बच्चों होते हैं अल्काइल ग्रुप। अगर यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ पे आएगा मिथाइल। अगर यहाँ पे 2 होता, जैसे कि C2H5 होता, तो उसके लिए मैं लगा देता इथाइल, ठीक। C3H8 होता तो मैं क्या लगाता, प्रोपाइल, इस तरीके से, ठीक। अगर मेरा कोई आ गया जैसे कि OCH3, तो इसको मैं लगाऊंगा मिथॉक्सी, O आ गया ना, मिथॉक्सी। अगर C2H5 आ गया तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे 2 है मतलब इथॉक्सी। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। IUPAC में नेमिंग करने के लिए आपको वर्ड रूट लगाना है, फिर उसके बाद बॉन्ड कितना है वो लगाना है। अब मैं एग्जांपल आपको देके दिखाता हूँ। ये देखो, अब मैं इसकी नेमिंग करूँगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, बताओ, इसको मैं क्या बोलूँगा। ये आपका होमवर्क है, ये सबसे ईजी है, हाँ मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसको मैं क्या बोलूँगा, बताओ क्या बोलूँगा इसको। 2 कार्बन है, इथेन। 3 कार्बन है, प्रोपेन। ये वाला देखो, 1 2 कार्बन है मतलब कि इथ, 2 कार्बन है इथ।
बॉन्ड कौन सा है, सिंगल एन, ठीक, ई लगा दिया मैंने मान लो, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, OH, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, इसका क्या आएगा सफिक्स, सफिक्स क्या आएगा, इसका सफिक्स क्या आता है, Al आता है ना, इसका सफिक्स Al आता है, बताओ क्या आता है इसका सफिक्स, बताओ, OL आता है, OL, ठीक, OL आता है इसका सफिक्स। अब इसके लिए मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पर प्लस कर देंगे OL, तो ये जो E है ना, ये बच्चों हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक। ये हमारा इस तरीके से नेमिंग होगी। अब मैं आपको डिटेल में नेमिंग समझाता हूँ। अब हम पढ़ते हैं रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। अब रूल क्या है नोमेनक्लेचर के, सबसे पहला रूल हमारा होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल। हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 CH3 CH2 CH3 ये है। अब इस कंपाउंड के अंदर इसकी नेमिंग करने से पहले मुझे इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ पर देखो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, मेरी शॉर्ट चेन है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है। मतलब जिस चेन के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आए उस चेन को हमको सेलेक्ट करना है। मैंने कर लिया, नंबर 1 रूल ये है नेमिंग का, ठीक। दूसरा है कि हमको लोवेस्ट नंबर रूल को फॉलो करना है। नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जहां से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक। सेकंड रूल क्या है हमारा, लोवेस्ट नंबर रूल। हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है, जिस साइड से क्या हो, हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कम नंबर पर आए, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं, हम इसको लिखते भी है, रूल को लिखते हैं। पहला तो सीधा से यही है, हमें सबसे पहले, आप हिंदी में लिखिएगा, हमें सबसे पहले, क्योंकि कोई भी नहीं पूछता आपसे, रूल इंग्लिश में लिखवाता नहीं है, आपको डायरेक्ट कंपाउंड के नाम बताने चाहिए। अगर जो समझ में आएगा वही लिखोगे ना, तो हम इसको लिखते हैं, इसको सीधा लिखिएगा कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। दूसरा है नंबरिंग उस साइड से करो जहां से जो हमारा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, जहां से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लोवेस्ट नंबर पर आए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको साफ कर देता हूं, नीचे वाला लिखा रहने देता। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहला वाला नंबर रूल क्या है हमारा कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। दूसरा रूल है लोवेस्ट नंबर रूल को सिलेक्ट करना, ठीक। अब ये सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 4, तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, 3 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं इस साइड से काउंटिंग डन करता हूँ, मतलब 1 2 3 4, तो इस साइड पे 2 नंबर पे आ रहा है, इस साइड पे 3 नंबर पे आ रहा है, तो मैं 2 नंबर वाला साइड प्रेफरेंस करूंगा, मतलब ये वाली नंबरिंग लूंगा, ठीक है। ये बात क्लियर, नंबर 2 रूल क्लियर। आगे बढ़ते हैं नंबर रूल 3 पे। थर्ड नंबर रूल है अल्फाबेटिकली चेक करो। अगर कहीं पर किसी केस में अगर ये कंडीशन आ जाए, जैसे CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पर हो CH3 CH2 CH3, और यहाँ पर हो CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अल्फाबेटिकली का क्या मतलब है। अगर मैं सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, 1 2 3 4
5। ठीक, 5 कार्बन की चेन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 फिर 6, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी? पर चलो मैं वो वाला कंसेप्ट आपको समझा नहीं पाऊंगा। यहाँ पे मैं जो मैं समझाना चाहता हूँ CH2, यहाँ पे एक और ले लेते हैं एक बार। ठीक, मेरी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो गई। ठीक, अब इसके अंदर देखिए इस टर्म को मैं क्या बोलूँगा? ये टर्म है मेरी इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट इथाइल। ये वाला है मिथाइल। अब इसके साइड में अगर मैं इधर से करूँगा तो मेरी नंबरिंग 1 2 3 4, इस वाले पे 4 पे पड़ेगी और इधर 2 पे पड़ेगी, है ना। अगर इधर से करूँगा तो इस पे 2 पे पड़ेगी और उधर वाले पे 3 4 4 पे पड़ेगी। तो अब मैं कौन सी साइड करूँगा ये बताओ? क्योंकि ये पहले तो ये था कि हम जिस साइड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा जो कम नंबर पे आ रहा होगा उस नंबर पे करेंगे। अब दो सब्स्टिट्यूएंट है, तब क्या करेंगे? हम अल्फाबेटिकली चेक करेंगे। अब M और E में सबसे पहले कौन आता है? E आता है, तो हम E साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5। ये बात क्लियर? नंबर 4 रूल है। नंबर 4 रूल कहता है कि अगर हमारा नेमिंग द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर मेरा जैसे कि इस वाले केस के अंदर जो हमारा लास्ट वाला जो पेज था उसके अंदर हमारा बीच में आ रहा था, एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको। अब कहाँ से नंबरिंग करेंगे? इस वाले केस के अंदर। इस वाले केस के अंदर इस साइड से अगर नंबरिंग में करूँगा तब भी ये 3 पे आ रहा है, 1 2 3। इस वाले केस से करूँगा तो ये भी नंबरिंग 1 2 3 पे आ रहा है। मतलब किसी साइड से भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस वाले में ये है। अगला रूल देखते हैं नंबर 5। इसमें देखो, इसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर 2 लगे हुए हैं। अब किस फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये बात करेगा इस बात पे डिपेंड जो बात मैं आगे लिखने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि COOH SO3H, ये फंक्शनल ग्रुप लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, COOR एल्काइल ग्रुप जो हमारा होता है वो, COCl जो इसमें लगा हुआ है, CONH2। ठीक, ये मतलब जॉइंट है दोनों, CN HC डबल बॉन्ड O। ठीक, और ये C डबल बॉन्ड O मतलब जो कीटोन ग्रुप है वो, OH NH2। और एक ग्रुप ये नहीं होता अपना ये वाला, ठीक, ये वाला। और ये इसके बेस पर, इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पर ये बात डिपेंड करती है। ठीक है, इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि ये सबसे ज़्यादा है, ये वाला मतलब वो लग जाएगा, साइन लगा लीजिए इसमें, इस ऑर्डर में जो इससे पहले आ जाएगा वो लग जाएगा। मतलब टोटली कहने का बात मतलब ये है। अगर जैसे अब इन दोनों में सेलेक्ट किया जाए तो इनमें सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजेस कौन कर रहा है? ये वाला। ठीक, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर सम फंक्शनल ग्रुप इज ये। ठीक, बात क्लियर? यस, इन सब में जो सबसे पहले आया है वो ही अटैच होगा। अब जैसे इसके अंदर ये जो COOH ये सबसे पहले आया है, यहाँ से डन करी जाएगी 1 2 3 4। ये बात आई होप सबको क्लियर होगी। यही थे हमारे नोमेनक्लेचर के रूल। अब सबसे पहले अब हम क्या करते हैं वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब ये वाला करो, देखो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे इसके अंदर? हम सबसे पहले हम नंबरिंग किस साइड से डन करेंगे? नंबर 1 रूल। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH2 CH3 CH2 CH3, ये है टोटली। अब देखो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन लूँगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 ही है, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली मेरी क्या हो जाएगी? लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब मैं नंबरिंग किस साइड से डन करूँ? देखो इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, मैं किसी साइड से भी कर सकता हूँ। ठीक, 1 2 3, इधर पे भी 3 नंबर पे आएगा, 1 2 3, इधर पे भी 3 नंबर पे आएगा, बात बराबर है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक, 1 2 3 4 5 और 6। इससे मेरे को क्या पता लगता है? अब सबसे पहले मेरे को क्या लिखना होता है? प्रीफिक्स लिखना होता है। प्रीफिक्स, यहाँ कोई साइकिल तो है नहीं, यहाँ मैं क्या करूँगा? मतलब
सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। अब यहाँ पे मेरे को सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है, कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है मेरा, 3 नंबर पे है, कौन सा, मिथाइल। और कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है मिथाइल। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, ठीक। तो इस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 नंबर पे मिथाइल है, कोमा 4 नंबर पे मिथाइल है, 4। अब मिथाइल तो नहीं लिखूंगा, 2 मिथाइल हो गए, तो यहाँ पे ऐसे एक हैश का साइन लगाऊंगा, फिर डाई, 2 मिथाइल हो गए, तो मैं लिखूंगा डाई मिथाइल। अब मेरे को वर्ड रूट लगाना है, कितने कार्बन है, 6, तो मतलब हेक्स, ठीक। यहाँ पे एच छोटा ही आएगा, एच। अब सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन, ठीक, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं, इसलिए ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये टफ मैंने करवाया है आपको, अगर ये कर लिया तो बाकी इजी तो आप कर लोगे, आप में इजी पूछा जाएगा, ठीक। आओ ये वाला करते हैं, इस साइड से डन करूंगा, इस साइड से नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इधर से करूंगा तो ये 2 नंबर पे आएगा अल्कोहल। अगर ये फंक्शनल ग्रुप की मतलब लोवेस्ट साइड से देखना है। सबसे पहले मेरी रूल का नंबर 1 है कि मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, मेरी यही है। दूसरा नंबर रूल है कि वो उस फंक्शनल ग्रुप उस सब्स्टिट्यूएंट के पास से करो जहाँ से वो लोवेस्ट नंबर पे आए, मतलब कि 1 2 3 4। एक तो ये नंबरिंग बनती है, एक ये नंबरिंग बनती है, 1 2 3 4। अब ये 3 नंबर पे आता है, अगर इस साइड से करता हूँ, इस साइड से 2। अब दोनों में से कम कौन है, 3 या 2, तो 2 नंबर से करूँगा, मतलब ये वाली मैं प्रेफरेंस करूँगा, ठीक है। 1 मिनट भाई, बैटरी कम हो गई, 1 मिनट। यस चार्जिंग में लगा दिया मैंने, 1 सेकेंड। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, हमने नंबरिंग डन कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब कोई प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे, बताओ, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, बात क्लियर। अब देखो 1 2 3 4, अब सेकंड साइड से डन हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, कितने वर्ड लिखने हैं मुझे, ब्यूट, ठीक। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा, एन, ठीक। अब मेरा 3 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा है या 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ओल लगाऊंगा, ब्यूटेनॉल। ये बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला है, अब इसको कहाँ से करूँगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्टेड है मेरी पहले से ही। अब किस साइड से डन करूँ, अब इधर से डन करता हूँ, 1 2 3 4, तो ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा। इधर से करता हूँ 1 2 3 4, तो ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा। तो हैं तो दोनों OH ही, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, बताओ क्या कर दूंगा, किसी भी साइड से कर सकते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, कोई ज़रूरत है नहीं सफिक्स लगाने की, सॉरी प्रीफिक्स लगाने की है, तो हमारा वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, ठीक। सिंगल बॉन्ड है मतलब एन। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे 2 हैं फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे हाइफन क्या लिखोगे, 2 3 ऑल, मतलब 2 और 3 पे OL फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। ये बात क्लियर। अब मेरे को ना अगर मुझे इसी से क्या निकालना हो, ये इस स्ट्रक्चर बनाना हो, तो कैसे बनाऊंगा, ये भी सीख लेते हैं। ब्यूट है मतलब कि 4 कार्बन, 1 2 3 4। एन है मतलब सिंगल बॉन्ड। अब 2 और 3 पर किसी भी साइड से कर दो, 1 2 3 4, 2 और 3 पे OH लगाना है, OH लगा दिया, बस OL है, OL से मैं OH समझ गया ना, बाकी यहाँ पे अब CH3 वो अटैच कर ही लो। ये बात क्लियर हो गई होगी आई होप आप लोगों को, ठीक। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, नंबरिंग करा दी, सब करा दिया मैंने। ये वैसे आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 2, ठीक। ये तो आप पढ़ के ही आए होगे, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, हम अब प्रैक्टिस करते हैं। और अब ये वाला देखो एग्जांपल, इसके अंदर कैसे करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो कितने नंबर बनेंगे, 1 2 3 4, 4 बनेंगे, 1 2 3 4। इधर से भी क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। तो मैं कोई भी सिलेक्ट कर लूँ, चाहे, बात तो बराबर ही है ना। 1 2 3 पर आज ये वाली कर लेते हैं अपन सिलेक्ट, ये वाली, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक। अब मैं नंबरिंग किस साइड से डन करूंगा, इस साइड से या इस साइड से, बताइए।
किस साइड से करूँगा, जिस साइड से मेरा फंक्शनल जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट है वो होगा। अब मेरे पास यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, इसको मैं पूरे को क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं इथाइल, और इसको क्या बोलूँगा मैं, मिथाइल। मिथाइल और इथाइल में अल्फ़ाबेटिकली देखो कौन आता है सबसे पहले, ई आता है, तो मैं यहाँ से डन करूँगा इस साइड से, तो क्या होगा 1 2 3 और 4। वर्ड रूट लगाओ, ब्यूट नहीं, वर्ड रूट नहीं, पहले तो हम ये लगाएंगे, है ना, सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर, तो सब्स्टिट्यूएंट है तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, ई को देंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हम देख रहे हैं। तो कितने नंबर पे है इथाइल, 2 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 2 2, फिर लिखेंगे इथाइल, ठीक, फिर 3 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे क्या आ गया अपना मिथाइल, फिर हम वर्ड रूट, मेरा वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, हाँ, एक डबल बॉन्ड भी है, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 पे है, तो हाइफन 1 पे डबल बॉन्ड है, मतलब कि 1 पे इन है, बाकी सब पे एन है, ये इन लगा देंगे। ये बात आपको क्लियर, ये मेरा हो जाएगा क्या, IUPAC ने। अब मैं आपको होमवर्क लिख रहा हूँ, वो आपको करके आना होगा। होमवर्क, ये सारा होमवर्क है, ठीक है, याद रखना, ये सारा आपको होमवर्क करके आना है। समझो साइंस जैसा लग रहा है ना, हाँ, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन से मैंने आपको होमवर्क बना के दिया है। देखिए, अगर एक हिंट देता जाता हूँ, अगर ये यहाँ पे बॉन्ड खत्म हो गया, ये इस तरीके से लग गया ना, तो मतलब ये मिथाइल ग्रुप लगा है। अगर ये इस तरीके से होके ऐसे हो जाता या ऐसे हो जाता तो ये प्रोपाइल ग्रुप हो जाता। ये आपको समझना है और आपको करके आना है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा, इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा IUPAC। आप मेरे को होमवर्क कैसे सेंड कर पाएंगे, आप मेरे को एक पेज पे इसका सॉल्यूशन लिख के मेरे को इंस्टाग्राम पे, मेरे को आप, हाँ मेरा तो पेन ही नहीं सेलेक्ट होता, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी मेंशन कर सकते हैं @समझो साइंस। लोगो तो आप लोगों ने देख ही रखा है, यही होगा लोगो, ठीक। जब भी करो तब भी मेरे को मेंशन ज़रूर करना, ठीक। मैं अपना आपका होमवर्क अगले लेक्चर में लेके आऊँगा फिर, ठीक। समझो साइंस, ये आपको होमवर्क करना है ज़रूर याद से, ठीक। हाँ, जैसे कि आपको यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। कितने कार्बन हो गए, 6, मतलब हेक्स, सिंगल बॉन्ड हेक्सेन, सिंपल इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे ये पता लगाओ क्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छी तरीके से मैं समझा पाया आपको। आई होप, क्या पता आपको समझ में आया हो ना आया हो, पता नहीं मुझे। अच्छा, आप मेरे को अब ये बताइए कि आपको बड़ा बड़ा थैंक यू अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है, ठीक है। और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के लिए आप मुझे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, डेली कमेंट करें, अटेंडेंस दें अपनी, होमवर्क जरूर करके आएँ, पक्का गारंटी है टॉप करेंगे भाई। देखो, आपको मैं हर एक कमेंट का आपका होमवर्क करके आना, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ये बड़ा बड़ा थैंक यू आपके लिए, ठीक है। और मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, हर एक डाउट का जवाब दूंगा। बस आपका काम है मेरे को सपोर्ट करना। सपोर्ट आप मुझे कैसे कर सकते हैं, चैनल को प्यारा प्यारा सब्सक्राइब देके, अपने फ्रेंड्स को शेयर करके, ठीक है, और चैनल को लाइक करके। गारंटी है, गारंटी बताता हूँ, मैं आपको 90+ नंबर दिलवा दूंगा। चिंता ना करो, ऑर्गेनिक का डर खत्म है आपका। ऑर्गेनिक से आप बच्चे डरते हैं, मैं यहाँ डरवाता नहीं, मैं ना बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल बना के मतलब पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी तक तो वो यूज़ नहीं किया, पर आगे यूज़ होगा, ठीक। ये तो डेमो है, समझो, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा होगा आइसोमेरिज्म का। एक हफ्ते में मैं 2 चैप्टर कवर कराऊंगा। अब कल जो होगा वो होगा बायोलॉजी का, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिविंग वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है।